वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 12 में इंडियन इकोनॉमी के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज की क्या हालत थे हम लोग वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना था कि एग्रीकल्चर एरिया का क्या हालात थे। अब इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में जानेंगे कि कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह की थी। कि दो पार्ट में सेक्टर को आप डिवाइड कर लीजिए। पहला है कि जो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था, हाथ के काम में क्या होते हैं, कढ़ाई बुनाई का काम या कालीन का काम, इस तरह के काम जो है जो हाथ से होते थे, बहुत फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे। ब्रिटिश रूल से भी पहले वो फेमस थे, पूरी दुनिया में हमारे माल जाया करता था। तो उसका डिके होने लग गया, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट का डिके मतलब कि वो धीरे धीरे घटने लगी, उसका ह्रास होने लग गया, कम होने लग गई। एक तो ये था कि जो हमारे पास पहले से फेमस काम था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। दूसरा, जो मॉडर्न इकोनॉमी, जो मॉडर्न हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी हमारे पास जो आनी थी, यानी जो नए नए काम कारखाने थे वो बहुत कम थे, उसकी ग्रोथ ब्लीक यानी कि स्लो ग्रोथ चल रही थी। ठीक है, तो ये दो के ऊपर हम जरा अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं कि भाई वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट का अगर डिके हुआ, ह्रास हुआ, वो धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ गई, यानी धीरे धीरे वो नीचे गिरने लग गया उसका इंडस्ट्रीज जो है, तो क्या कारण था उसका? उसका पहला कारण था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। यानी यहाँ पर ब्रिटिश ने जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैरिफ क्या होता है कि आप जब बाहर कोई माल भेज रहे हैं या बाहर से कोई माल आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, कर लगता है एक तरह का, उसको टैरिफ बोला जाता है कि भाई इतने टैक्स लगना है। ठीक है, तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, नीति थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी भेदभाव वाली थी। वो इंडियन माल और अपने माल पे जो टैरिफ लगता था उसमें उन्होंने अलग अलग रूल्स बना रखे थे। कैसे बना रखे थे? पहला, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि ब्रिटिश में रिवॉल्यूशन, क्रांति आई थी, बहुत ज़्यादा लेवल पे इंडस्ट्रीज फैल चुकी थी, उनको बहुत ज़्यादा कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए था अपने माल को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा माल बनाने के लिए, मशीनों से बनाने के लिए। तो उन्होंने पहली पॉलिसी क्या अपनाई कि जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाएगा, ये इंडिया आपका है, इंडिया से जो ब्रिटेन जाना है, इस रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को इन्होंने फ्री कर दिया, यानी यहां से कच्चा माल ब्रिटेन फ्री जाएगा। ठीक, पहला डिस्क्रिमिनेटर, मतलब कि उस पे टैरिफ लगना ही नहीं है, तो वो माल एज इट इज जो है उसी मूल्य पे वहां पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, यानी अगर यहाँ पर कोई माल तैयार हो रहा है, जो भी माल तैयार हो रहा है उसका इंपोर्ट भी फ्री था, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, और ये दोनों फायदे किसके हो रहे हैं? ब्रिटेन के हो रहे हैं, द ग्रेट ब्रिटेन के फायदे हो रहे थे। नाउ अब इंडिया को अगर ब्रिटेन अपना माल, तैयार माल भेजना था, जैसे हाथ के काम या कोई भी काम तैयार जो फेमस था पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में भी जाता था, तो वो उसके ऊपर, चाहे वो ब्रिटेन भेजना हो चाहे पूरी यूरोपियन कंट्रीज में भेजना हो, तो उसके ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दिया, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया से तैयार माल, हैंडीक्राफ्ट माल यूरोप की कंट्री में जाते जाते इतना महंगा हो जाता कि ब्रिटेन का माल, यानी यूरोप की खुद की कंट्रीज का माल जो है वो सस्ता लगने लगता इंडिया की जो हमारे माल है उसकी तुलना में। तो इससे धीरे धीरे वहां के कंट्रीज में इंडिया के माल की डिमांड स्लो हो गई, कम हो गई, और यहाँ के व्यापारी धीरे धीरे खत्म होने लगे, मतलब हैंडीक्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, ये काम खत्म होने लगे। यानी तीन पॉलिसी उन्होंने अलग अलग बनाई थी ब्रिटेन ने। पहली क्या है? एक्सपोर्ट को फ्री कर दो रॉ मटेरियल के, वहां से जो तैयार माल आ रहा है उसको भी फ्री कर दो, लेकिन अगर इंडिया से कोई माल तैयार जाएगा यूरोप की कंट्रीज में, ब्रिटेन में, तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दो, ताकि वो इतना महंगा हो जाए जाके कि वहां के लोग उसे कम खरीदें और अपने ही कंट्रीज के या यूरोपियन कंट्रीज के माल को वो ज्यादा खरीदें, मशीनी माल को ज्यादा खरीदें। तो पहला कारण ये था डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। दूसरा, डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट,
जब ब्रिटिश आए तो धीरे धीरे राजा महाराजा के जो दरबार थे यानी राजाओं का शासन धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर भारतवर्ष में ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर लिया और राजकुमार राजाओं के जो एरियाज थे जो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गए। तो अब ये जो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड सबसे ज्यादा राजाओं के पास ही थी, उनके दरबार में उनके महलों में जो है हैंडीक्राफ्ट काम ज्यादा होता था, हाथ का काम। तो जब प्रिंसली कोर्ट धीरे धीरे खत्म होने लगे यानी राज दरबार खत्म होने लग गया तो ये डिमांड भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। दूसरा कारण ये था। तीसरा है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब इंडिया में माल बनता है हाथ से और यूरोपियन कंट्री स्पेशली ब्रिटेन से जो माल बन के आ रहा था वो मशीन से बन के आता है और मशीन का माल एक साथ बहुत ज्यादा लेवल पे बनता है, बल्क में बनता है। यानी हाथ से अगर एक माल बनेगा तो मशीन से समझ लो 100 बन गया, तो वो हाथ से तैयार माल की तुलना में सस्ता होता था, तो लोगों ने उसको ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। इसकी ये भी एक कारण था इंडियन हैंडीक्राफ्ट के डिके होने का, कम होने का, ह्रास होने का। नाउ यहाँ के लोगों का धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जैसे भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है वैसे ही उस टाइम पे भी लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगा। लोग जो है जो पुराने जमाने से जो पहनते आ रहे थे या यूज करते आ रहे थे चीजों को, वो धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगे और वो लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा आने लगे। यानी पैंट शर्ट धोती कुर्ते की जगह पैंट शर्ट ने ले ली, इसी तरह से फ्रॉक्स या सूट्स वगैरह चल गए साड़ियों की जगह, या इस तरह के जो हैंडीक्राफ्ट और काम थे उसकी जगह वेस्टर्न चीजों को ज्यादा यूज करने लगे। तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, इसकी डिमांड कम हुई। जब कोई लाइफस्टाइल चेंज होता है लोग नई चीजों की तरफ ज्यादा भागते हैं और पुरानी चीजों की डिमांड कम हो जाती है। और सबसे मेन कारण था रेलवे का इंट्रोडक्शन। इंडिया में रेलवे आई, रेलवे ने ब्रिटिश के लिए पूरे का पूरा इंडिया का जो एरिया था उसको बहुत कम टाइम में कवर करने का अच्छा मौका मिला उनको। यानी ब्रिटेन से जो भी माल तैयार होके आ रहा था उनको बिग मार्केट इंडिया मिल गया, बिग मार्केट मिल गया इंडिया। रेलवे के द्वारा वो पूरी इंडिया की मार्केट पे को कवर कर पा रहे थे, यानी पूरे इंडिया के हर जगह पे वो अपने माल को बेच पा रहे थे। मेन ये कारण भी था इंडियन हैंडीक्राफ्ट के डिके होने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ पे उनकी ग्रोथ स्लो थी। यानी एक जो हमारे पास पहले से इंडस्ट्री थी वो तो कम हो ही रही थी और जो नई इंडस्ट्रीज हमारे पास तैयार हो रही थी वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी बहुत कम थी। क्या थी वो, कैसे कैसे ग्रोथ कम थी? सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी बहुत कम थी। उस टाइम पे नई नई टाटा इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी, जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री है, आयरन लोहा वगैरह के जो है काम सारा इसी इंडस्ट्री के अंदर हुआ करता है। उसकी स्थापना उस टाइम पे हुई थी। कुछ एक मतलब इंडस्ट्रीज मिल्स थी जैसे शुगर मिल, सीमेंट के, पेपर के, कुछ एक ही बड़ी बड़ी मतलब जो कंपनियां थी इंडस्ट्रीज बोल लीजिए जो पूरे इंडिया लेवल पे थी और बाकी सब पे ब्रिटिश का राज था। नाउ स्टेट की जो पार्टिसिपेशन है यानी ब्रिटिश की पार्टिसिपेशन बहुत कम था कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में। उनका पार्टिसिपेशन सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में था जिनसे उन्हें फायदा होता था। जैसे रेलवे से उन्हें क्या फायदा हुआ, अपना माल पूरे इंडिया में बेचना चाहा उन्होंने और यहाँ से रॉ मटेरियल आसानी से ले जाते थे। पावर जनरेशन से भी यही हुआ, जल्द से जल्द ज्यादा माल बन रहा था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स की उन्होंने, पोर्ट्स यानी कि जो जहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं वो पोर्ट की जगह का उन्होंने ज्यादा डेवलप किया। क्यों? क्योंकि जहाजों के द्वारा ही उनका माल जाता और आता था, तो इसीलिए उन्होंने पोर्ट को ज्यादा डेवलप किया। कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह का ज्यादा अपने लिए उन्होंने ज्यादा इसका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का को बढ़ावा दिया। ठीक है, जिसमें टेलीफोन का मेन योगदान था उस समय। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा ये है कि नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत कम थी या नहीं थी जिन्हें हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, यानी वो इंडस्ट्री हमारी कैपिटल है, पूंजी है। जैसे कि मशीन्स की इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पे मशीन्स नहीं बनती थी, बहुत कम, मतलब ना के बराबर थी। या प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगाने, बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्लांट लगते थे, तो ये सारी चीजें बहुत ना के बराबर थी, बहुत ही कम थी। तो इसी वजह से इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात बहुत ही कम थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।